2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है संपत्ति व दायित्व के पुनर्मूल्यांकन का लेखा व्यवहार, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक देखने से पहले हमें रिवैल्यूएशन के बारे में पता होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस किधर आता है, यानी कि रिवैल्यूएशन का प्रयोग हम कब करते हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन का यूज़ कब करते हैं। तो रिवैल्यूएशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी असेट्स या लायबिलिटी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उस समय हम किसका यूज़ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जैसे बिल्डिंग है आपकी 1 लाख रुपए की, अगर वो 1,10,000 हो जाती है या उसका नया वैल्यूएशन 1,90,000 रुपये हो जाता है, या तो कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, तब हम उसका यूज़ करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। और जब लायबिलिटी होती है उनमें भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, या तो दायित्व बढ़ते हैं या घटते हैं, उस समय भी हम किसका प्रयोग करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो एक बार देख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड क्या लिखे जाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं उसमें हम ये मानते हैं कि जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है उनको हम किस साइड में लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखना आपको कि सपोज बिल्डिंग है आपकी 1 लाख रुपए की, कितने की है, 1 लाख रुपए की। 1 लाख से उसका वैल्यू हो गया अब 90,000, 1 लाख से कितना हो गया 90,000। तो यहाँ जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस के अमाउंट को किस में लिखा जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सबसे पहले ये पता करो। लॉस हुआ कितने थाउजेंड का, 10,000 यानी 10,000 का लॉस हुआ। तो जब भी लॉस होता है तो उसको किस साइड में लिखा जाता है, डीआर साइड में। किस नाम से लिखा जाएगा, उस असेट्स या लायबिलिटी के नाम से लिखा जाता है। यहाँ किस, तो टू बिल्डिंग, और यहाँ अमाउंट कितना लिखा जाएगा 10,000, यानी कि 10,000 का हमें लॉस हुआ। सपोज हमारे पास लैंड है यानी कि ज़मीन है, ठीक है, और ज़मीन की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। अब देखना है कि हमने पास लैंड है वो है 2 लाख रुपए की, और आज उसकी वैल्यू है 2,50,000। कितनी है, 2,50,000। फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ। कितने से फ़ायदा हुआ, तो हम कितना लिखेंगे, 50,000 लिखेंगे, और किस नाम से लिखेंगे, ठीक है, 50,000 से लिख देंगे। फिर उसके बाद सपोज लायबिलिटी का एक एंट्री लेते हैं, क्रेडिटर। क्या लिखते हैं, क्रेडिटर। देखो क्रेडिटर सपोज 1 लाख के हैं, मान लो 1 लाख के क्रेडिटर, अगर मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ 30,000 रुपये का, तो अब क्रेडिटर कितने रह जाएंगे, 70,000। तो क्या क्रेडिटर 1 लाख से 70,000 जिनका मैंने 30,000 पेमेंट कर दिया, क्या इसका ट्रांजैक्शन हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, कैसे हो गया भाई, वो भी तो कम हुए, 1 लाख से 70,000 पे हो गए। अब नए जो क्रेडिटर है वो कितने पे वैल्यू हो रही है उसकी, 70,000 पे, कम तो वो भी हुए 30,000। लेकिन आपको देखना है कि 30,000 का पेमेंट किया तो तुम्हारी असेट्स भी तो कम हो रही है 30,000 से, भाई कैश भी तो कम होगा, जितना भी कैश होगा उसमें 30,000 रुपये कम होगा। तो इसका मतलब इस चीज़ को हम रिवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका इफेक्ट लायबिलिटी और असेट्स दोनों में बराबर पड़ रहा है, तो उसका ट्रांजैक्शन हम रिवैल्यूएशन में नहीं करेंगे। लेकिन क्रेडिटर का ट्रांजैक्शन हम कम कर सकते हैं कि सपोज कोई क्रेडिटर है 1 लाख रुपए के, ठीक है, उन्होंने कह दिया चलो 10,000 रुपये छूट देते हैं हम, बाद में 90,000 का पेमेंट कर देना आप, तो हमारे लायबिलिटी कम हुई, भाई क्रेडिटर कम पड़े, कितने से कम पड़ गए, 10,000 से कम पड़ गए। 1 लाख से 90,000 हुए, यानी कि वो क्या दे रहे हैं, अपने को डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई क्रेडिटर हमसे पैसा मांग रहा है, उसकी डेथ हो जाती है और जिसका कहीं कोई मांगने वाला है ही नहीं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। हालांकि ऐसी कंडीशनें होती नहीं, लेकिन फिर भी कभी आ जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना है कि क्रेडिटर, सपोज अब एक ट्रांजेक्शन लायबिलिटी का ले लेते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर है हमारे 1 लाख के, और 1 लाख से वो कितने हो गए 90,000, जिसका हमने पेमेंट नहीं किया, लेकिन नया जो रिवैल्यू किया है, रीअसेसमेंट किया है लायबिलिटी का, तो कितने हज़ार हो गया 90,000। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटी कम हुई। तो इसका हम ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में किस नाम से लिखेंगे, बाय क्रेडिटर, कितने हज़ार से, 10,000 से, ठीक है। एक लायबिलिटी और लेते हैं जिसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। सपोज बैंक लोन है, क्या है, ठीक है, बैंक लोन आप लेते हो, मान लो 1 अप्रैल के दिन लोन लिया, कितने का लिया, 1 लाख का ले लेते हैं, ठीक है। 1 लाख का आपने लोन लिया, फिर साल भर बाद आपने ब्याज कुछ दिया नहीं है, क्या उस लोन का अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा,
बढ़ेगा क्योंकि पे करना है आपको, इंटरेस्ट था। तो इसका मतलब 1 लाख से मान लो 1,05,000 1,10,000 हो गया, तो कितने हज़ार से इंक्रीमेंट हो गया? 10,000। ये लाइबिलिटी बढ़ी या घटी? बढ़ी। अगर मान लो आप 10,000 रुपये पेमेंट कर देते हो, 1 लाख का ही लोन है और उसका वैल्यू कितना हुआ था? 1,10,000, जिसमें 10,000 रुपये आपने पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब 10,000 ऊपर के आपने कैश से माइनस कर दिए। आपका लोन अभी भी कितना है? पहले भी 1 लाख था, अब भी 1 लाख है। क्या इसको रिवैल्यूएशन में लिखा जाएगा? नहीं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना, जिन असेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू पहले भी उतना ही था और रिवैल्यू भी उतना ही है, उन चीज़ों को भी रिवैल्यूएशन में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट में हमारे बैंक लोन है कितने का? 1 लाख का। उसका आज वैल्यू कितना हो गया? 1,10,000। कितने हज़ार से इंक्रीमेंट हुआ लाइबिलिटी में? 10,000 से। किधर लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे टू बैंक लोन। कितने हज़ार? 10,000। अब आपको रिवैल्यूएशन देख के ये बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन हम क्या करते हैं? बैलेंस मैच करते हैं। इधर की टोटल कितनी हुई है? 60,000। इधर कितनी है? 20,000। तो हम यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल या करंट अकाउंट। कितना अमाउंट लिखेंगे? यहाँ 40,000 लिखेंगे और इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा? 60,000 का बैलेंस दोनों तरफ हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? देखो, ध्यान से देखो और फिर मेरे को बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सपोज अपन कोई भी अकाउंट बनाते, कैश बुक बनाते थे, परचेज अकाउंट बनाते, कुछ भी बनाते थे, यहाँ क्या लिखते थे? टू बैलेंस सीडी, ऐसा लिखते थे। सपोज मैं पार्टनर नहीं लिखे, मान लो ये कोई दूसरा अकाउंट है और यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस सीडी, ऐसा ही लिखते थे और ये बैलेंस अगली बार ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट अकाउंट के अंदर। अब मेरे को देख के बताओ, अभी भी टाइम है आपके पास, कि इसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है? क्योंकि जो भी अकाउंट होते हैं उनकी हम डेबिट और क्रेडिट दोनों की तरफ टोटल करते हैं और जिसकी टोटल जितनी ज़्यादा होती है वो उसका उतना बैलेंस होता है। लेकिन उसको मैच करने के लिए हम क्या करते हैं? वापस, क्योंकि अकाउंट तो बराबर करने पड़ते हैं अपने को, इसलिए क्या करते हैं? अपोजिट साइड में वापस वो बैलेंस लिख करके क्लोज कर देते हैं उसको। तो यहाँ हम किस नाम से लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से ये कि इसका 60,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल है। 60,000 क्रेडिट बैलेंस नहीं है। क्या है? 60,000 की टोटल है क्रेडिट साइड की, और डेबिट साइड की टोटल कितनी है? 20,000 रुपये। ये टोटल है, ये बैलेंस नहीं है। तो ये टोटल और ये टोटल जब एक दूसरे से प्लस माइनस कर देंगे, फिर बाद में किसका बचेगा बैलेंस? क्रेडिट साइड का। अब जो बचेगा वो बैलेंस कहलाएगा कितने हज़ार से? 40,000। तो 40,000 का क्रेडिट बैलेंस है, जिसको हम मैच करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट में लिखते हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते हैं। अब देखना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके अंदर जो एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, तो नई वैल्यू को हम किसके अंदर शो करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर। किसके अंदर शो करते हैं? लेकिन जब शो नहीं करना होता है तो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं? भाई एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर नई वैल्यू से नहीं दिखाना है, उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं? एक और अकाउंट पढ़ा था जिसका नाम था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद है कि भूल गए? है? याद है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर वो बनता है तो बैलेंस शीट के अंदर पुरानी वैल्यू ही लिखी जाती है। समझ में आ गया? और जब रिवैल्यूएशन बनता है तो बैलेंस शीट के अंदर कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? नई वैल्यू, यानी कि बढ़ी या घटी हुई। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री बनेगी या एडजस्टमेंट बनेंगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। दो तरह के बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? कि नई वैल्यू को बुक के अंदर दिखाओ, और दूसरा होता है नई वैल्यू को बुक के अंदर मत दिखाओ। समझ में आ गया? यानी कि एक बार या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और एक आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाओ, सीधा एडजस्टमेंट करो। जैसे कल हमने एक जर्नल एंट्री देखी थी, किससे रिलेटेड देखी थी? कल ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसके बारे में? जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, इसके बारे में पढ़ा था। P&L और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके बारे में पढ़ा था। सेम वैसा का वैसा एडजस्टमेंट इसमें भी होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा बैलेंस है रिवैल्यूएशन का? क्रेडिट बैलेंस है, मतलब फायदा है। तो जब फायदा होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे? देखना, इसका क्रेडिट बैलेंस है, तो जब इस रिवैल्यूएशन को क्लोज किया जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट DR। कितने से करेंगे?
40,000 लिखेंगे क्योंकि बैलेंस इसका 40,000 है, टोटल नहीं लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 40,000, ठीक है। और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? टू पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट। 40,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मान लो ABC है तो ABC का नाम आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस में लिखा जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर सपोज रिवोल्यूशन का डेबिट बैलेंस है यानी कि लॉस है, अगर उसको क्लोज करना हो तो क्या करेंगे? जस्ट इसके अपोजिट एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू रिवोल्यूशन अकाउंट। सपोज मान लो प्रॉफिट 20,000 रुपए है तो ये 20,000 रुपए का लॉस लिख देंगे कौन से रेशियो में? वेरी गुड, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहां तक समझ में आ गया? ये कब करेंगे? जब आप रिवोल्यूशन का यूज करते हैं। किसका? पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रयोग करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट का यूज करते हैं, उस कंडीशन में ये जर्नल एंट्री होगी। लेकिन आपको कोई रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है। क्या नहीं करना है? रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाना है। असेट्स और लायबिलिटी में जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है उसका सीधा एडजस्टमेंट करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। नई बैलेंस शीट के अंदर नई वैल्यू नहीं दिखानी है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? एक ही चीज, जब फायदा होता है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स को हमेशा ऊपर लिखते हैं। फायदे वाली कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे ये जर्नल एंट्री थी, इसमें फायदा हुआ था कितने हजार से? 40,000 से। कितने हजार से फायदा हुआ? 40,000 से। तो 40,000 का अपन देख लेते हैं कि प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट वाली कंडीशन में क्या होगा? जर्नल एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। लेकिन यहां जो रेशो आएगा वो कौन सा रेशो आएगा? यहां गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो काम में आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो भी निकालेंगे, सपोज मान लो 1/10 पार्ट निकल गया तो 1/10 कितना हो जाएगा? 40,000 का 1/10 4,000। तो यहाँ 4,000 से एडजस्टमेंट होगा, 40,000 से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? कल भी यही किया था। यहाँ पर तो पूरे 40,000 अमाउंट आएंगे या जो भी लॉस है वो अमाउंट आएगा, लेकिन यहाँ जो एडजस्टमेंट करेंगे उसमें कितना अमाउंट आएगा? जो भी एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस है उसका सैक्रिफाइस रेशो या गेनिंग रेशो में डिवाइड करके और जो भी पार्ट आएगा वो लिखा जाएगा। अगर लॉस की कंडीशन है, सपोज क्या है? लॉस, ये वाली एंट्री है, सपोज लॉस है रिवोल्यूशन का और जिसका हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है नई वैल्यू, तो सेम इस टाइप की एंट्री होगी। लेकिन लॉस वाली कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सपोज 20,000 रुपए का लॉस है, कितने का है? और पार्ट आ रहा है 1/10, सैक्रिफाइस पार्ट 1/10, कितना हो जाएगा? 2,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,000 रुपए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर है तो अभी अपन यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है? देखो एक बार देख लो, ABC पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है? 5:3:2, यानी कि अभी भी दिख रहा है अपने को पहले कितने रुपए? 10 रुपए, जिसमें 5, 3, 2 हो रहा है 10 रुपए। इन ये क्या कह रहे हैं? भविष्य में लाभों को 2, 3, 5 में बांट रहे हैं। अभी भी 10 रुपए, अभी भी 10 रुपए, मतलब रुपए वो के वही है, पार्टनर्स भी वो के वही है, लेकिन अब चेंज कर रहे हैं इनके रेशियो में। तो पहले ए को कितने मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं? तो इस कंडीशन में आपको रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जब पुराने रेशियो और नए रेशियो दोनों सेम होते हैं, सीधा सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगा, ठीक है? देखो पहले भी पार्ट 10 थे और अब भी पार्ट 10 हैं, तो देखो 5 और 2 कितने का डिफरेंस आया? 3। तो इसका मतलब इसने सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया? 3/10, यानी 10 रुपए में से 3 रुपए इसने सैक्रिफाइस कर दिए। ये समझ सकते हैं ना? ये किसका सैक्रिफाइस है? ए का सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है? बी का ना तो सैक्रिफाइस है ना गेन है, क्योंकि पहले भी इसको 3 रुपए मिलते थे और अब भी 3 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है ना? इसको प्रॉफिट है ना लॉस है। सी का देखो, पहले 2 रुपए मिलते थे, अब 5 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब तो इसको 3 रुपए प्लस में है, तो इसको सी को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, यानी कि सी का गेनिंग रेशियो निकलेगा 3/10। और एक चीज अपने को पता है कि सैक्रिफाइस रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा? गेन रेशियो के बराबर। समझ में आ रहा है? अगर मान लो कोई एक पार्टनर 5 रुपए सैक्रिफाइस कर रहा है, एक को 3 रुपए मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 2 रुपए जरूर मिलेगा। समझ में आ रहा है? इस सैक्रिफाइस हमेशा गेनिंग रेशियो के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकल गया इजी वे में। अगर मान लो यहाँ रेशियो चेंज होते तो फिर आपको फॉर्मूला लगा के निकालना था। फिर उसके बाद देखो अब क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट कर रहे हैं अपन। समझ में आ रहा है? असेट्स का क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट कर रहे हैं। तो इसमें देखो बिल्डिंग आपकी बुक वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू BV कितनी है? 50,000 रुपए। और उसके रिवाइज्ड वैल्यू का मतलब है पुनर्मूल्यांकन,
रिवैल्यू किया है कितने हज़ार पे, 60,000 पे। वैल्यू बढ़ गई कितने हज़ार से, प्रॉफिट हुआ। तो ये ध्यान में रखना है कि 10,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसके बाद देखो प्लांट 30,000 से 50,000 हो गए, प्रॉफिट हुआ कितने का, 20,000। तो 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद देखो लाइबिलिटी में क्रेडिटर 20,000 से 30,000 हो गए, 10,000 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ माइनस कर सकते हैं 10,000 लॉस के, कितना बचेगा, 20,000 बचे। प्रॉफिट है या लॉस है, 20,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपये का। अब आपको जर्नल एंट्री में क्या कहेंगे, रिवाइज वैल्यू आपको शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर और रिवाइज वैल्यू आपको नहीं शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अगर शो करनी है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे और नहीं शो करनी है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसका देखते हैं, जब बैलेंस शीट के अंदर मान लो नई वैल्यू दिखानी है तो उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट का यूज करेंगे। कितने हज़ार का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करना है। क्लोज करना है मतलब क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर। टू पार्टनर्स का नाम लिखना है ए बी सी, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कौन से रेशो में, हमेशा ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये वाली कंडीशन में। तो 532 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने हज़ार, 20,000। जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है ना वो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 532 में, यानी 10,000, 6,000 और 4,000। क्लियर, ये हो गई हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्री। अब आपको कहते हैं कि रिवाइज्ड वैल्यू आपको बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करनी है। नहीं करनी है उस कंडीशन में क्या है, अपने पास प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपये। इस 20,000 को लिखो साइड में, क्योंकि अपने को पता है 20,000 तो आएगा नहीं, कम वाला अमाउंट ही आएगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टनर एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे भाई, जिसको सैक्रिफाइस और जिसको गेन हुआ है उन दोनों के बीच में ही ट्रांजेक्शन होगा। तो पहले तो ये पता करो कि किसको प्रॉफिट हुआ है और किसको लॉस हुआ है, यानी कौन गेनर है कौन सैक्रिफाइजर है। तो सी गेनर है तो सी को ऊपर लिखेंगे, और किसको लॉस हुआ है, टू एस कैपिटल या करंट अकाउंट, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट। गेनर पार्टनर का नाम ऊपर लिख लेंगे और सैक्रिफाइजर का नीचे लिख लेंगे, ठीक है। ये किस कंडीशन में करेंगे, प्रॉफिट वाली कंडीशन में। और अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं, उल्टा हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20,000 रुपये हैं इनटू, अब अपने को देखना है गेनर पार्ट या सैक्रिफाइजर पार्ट, दोनों सेम है, दो ही पार्टनर है। तो यहाँ पर कितना है गेनर या सैक्रिफाइजर पार्ट, 3/10, चाहे कोई सा भी यूज करो 3/10। जब इसको सॉल्व करेंगे 2000 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 6,000। समझ में आ गया, इस एंट्री में 20,000 रुपये आ रहा है और उस एंट्री में 6,000 रुपये आएगा। क्लियर है। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।